अगर मैं कहूँ कि जिस धूल को हम लोग रोज अपने जूतों से झटक देते हैं, उसे बनने में इंसानी सभ्यता के न जाने कितने युग लग गए, तो शायद कोई यकीन नहीं करेगा। 1 इंच मिट्टी, बस 1 इंच मिट्टी बनाने में प्रकृति को 800 से 1000 साल तक का टाइम लग सकता है। हाँ, और वो भी तब जब सारी कंडीशंस एकदम परफेक्ट हों, यानी सही जलवायु हो, टेम्परेचर बिल्कुल ठीक हो और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एक सही बैलेंस हो। ये कोई रातों रात होने वाला मैजिक नहीं है। ये चट्टानों के टूटने और मौसम की मार सहने का एक बहुत ही धीमा प्रोसेस है। बिल्कुल। और आज की इस गहन चर्चा में हम लोग इसी विषय की गहराइयों में उतर रहे हैं। आज हम जिस रिसर्च को खंगाल रहे हैं ना, वो कंप्लीट सॉइल साइंस यानी संपूर्ण मृदा विज्ञान पर एक बहुत ही डिटेल लेक्चर से ली गई है। और इस डिस्कशन का मेन मकसद यही है कि मिट्टी को सिर्फ एक बेजान धूल समझने की जो आम धारणा है, हम उसे बदल सकें। सही कहा आपने। इसके पीछे बहुत सारे साइंटिफिक और केमिकल राज छुपे हैं जिनकी हम आज बात करेंगे। हाँ, तो शुरुआत इसी बात से करते हैं कि जिसे हम विज्ञान की भाषा में सॉइल कहते हैं, वो आखिर है क्या। मैंने सोर्स में पढ़ा कि ये लैटिन वर्ड सोलम से बना है, जिसका मतलब होता है पृथ्वी का फर्श या फ्लोर। लेकिन एक चीज जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी, वो ये कि एक आम खेत में और मिट्टी में बहुत बड़ा फर्क होता है। हाँ, वो 2D और 3D वाला कॉन्सेप्ट है ना। एग्जैक्टली। एक रियल एस्टेट एजेंट के लिए तो खेत बस 2D है, यानी लंबाई और चौड़ाई। लेकिन साइंस कहता है कि मिट्टी हमेशा 3D होती है। बिल्कुल। देखिए, जब कोई जमीन खरीदता है तो वो सिर्फ सरफेस एरिया देखता है, लेकिन एक सॉइल साइंटिस्ट के लिए डेप्थ यानी गहराई के बिना मिट्टी का कोई वजूद ही नहीं है। अच्छा। हाँ, क्योंकि असली एक्शन तो सरफेस के नीचे हो रहा है ना। और इसी 3D स्ट्रक्चर की वजह से इसे सिर्फ पत्थरों का चूरा नहीं, बल्कि एक लिविंग बॉडी यानी एक जीवित शरीर माना जाता है। एक सेकंड, जीवित शरीर, ये बात थोड़ी अजीब लग रही है मुझे। मैं समझ सकती हूँ कि पेड़ बढ़ते हैं, इंसान बूढ़े होते हैं, लेकिन मिट्टी तो निर्जीव है ना। क्या सिर्फ इसलिए कि इसको बनने में हजारों साल लगते हैं, हम इसको लिविंग कह रहे? नहीं नहीं, सिर्फ टाइम इसका रीजन नहीं है। इसे लिविंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सांस लेती है, इसमें लगातार चेंजेस आते हैं और ये रिएक्ट करती है। इसे समझने के लिए हमें इसके कॉम्पोजिशन को देखना होगा। मिट्टी के ना 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। ओके। इसका 50% हिस्सा सॉलिड होता है, जिसमें से 45% मिनरल्स होते हैं जो सीधा चट्टानों से आते हैं। और बाकी का 5%? बाकी 5% ऑर्गेनिक मैटर होता है, यानी जो सड़े गले पत्ते और मरे हुए जीव होते हैं ना, वो। लेकिन जो असली लाइफ है वो बाकी बचे हुए 50% हिस्से में होती है। ओ, वो 50% पूरे स्पेस यानी खाली जगह की बात कर रहे हैं आप? एकदम सही। उस 50% खाली जगह में से आधा हिस्सा यानी 25% हवा होती है और 25% पानी होता है। अगर हम इसे किसी इंसानी शरीर से कंपेयर करें ना, तो ये खाली जगह मिट्टी के फेफड़ों और नसों की तरह काम करती है। वाह, फेफड़े और नसें। हाँ, क्योंकि पौधों की जड़ें और करोड़ों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसी हवा से सांस लेते हैं। अगर किसी वजह से ये खाली जगह पूरी तरह सूख जाए तो ये लिविंग स्ट्रक्चर दम तोड़ देता है। ये बस एक बंजर धूल बन के रह जाता है। और इस परफेक्ट बैलेंस को देखकर ही फेमस साइंटिस्ट विटनी ने इसे न्यूट्रिएंट बिन कहा था। न्यूट्रिएंट बिन यानी पोषक तत्वों का खजाना। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जब हम किसी हरे भरे मैदान में चल रहे होते हैं, तो एक्चुअली हम एक बहुत बड़े स्पंज पर चल रहे हैं जो आधा हवा और पानी से भरा हुआ है। बिल्कुल, यही सही नजरिया इसे देखने का। ये तो पर्सपेक्टिव ही पूरी तरह चेंज कर देता है। अब अगर ये कॉम्प्लेक्स 3D स्पंज है, तो साइंटिस्ट इसको स्टडी कैसे करते हैं? लेक्चर में इसकी 2 मेन ब्रांचेस का जिक्र था, पेडोलॉजी और एडाफोलॉजी। हाँ, विज्ञान में हर चीज को अप्रोच करने के अलग एंगल्स होते हैं। पेडोलॉजी इस बात पर फोकस करती है कि मिट्टी का जन्म कैसे हुआ। ये मिट्टी को एक नेचुरल बॉडी मानती है। मतलब पत्थर कैसे टूटे और मिट्टी कैसे बनी, राइट? हाँ, वही सब। और इसका क्लासिफिकेशन कैसे होगा? दूसरी तरफ एडाफोलॉजी का अप्रोच पूरी तरह से उसके यूज पर बेस्ड है। ये ब्रांच देखती है कि मिट्टी और पौधों की ग्रोथ के बीच क्या कनेक्शन है। ये मिट्टी को एक नेचुरल हैबिटेट मानती है। तो इसको मैं ऐसे देखती हूँ, पेडोलॉजी जैसे पूछ रही हो कि तुम्हारा जन्म कैसे हुआ और तुम आखिर कौन हो, जबकि एडोफोलॉजी पूछती है कि क्या तुम इस खेत में अच्छी फसल उगाने में मेरी मदद करोगी।
हाँ, बहुत बढ़िया तरीके से समझाया आपने। वैसे एक छोटा सा ट्रिविया भी था लेक्चर में जो बड़ा मजेदार लगा मुझे। साइंस में ज्यादातर लॉजी से खत्म होने वाले वर्ड्स जैसे पेडोलॉजी ये ग्रीक वर्ड्स होते हैं, लेकिन पोमोलॉजी जो कि फलों का विज्ञान है वो एक एक्सेप्शन है। हाँ, पोमोलॉजी एक्चुअली लैटिन और ग्रीक दोनों को मिलाकर बना है। साइंस की हिस्ट्री में ऐसी छोटी छोटी अजीब चीजें मिलती रहती हैं। और हिस्ट्री से याद आया, सोर्स में बताया गया है कि वर्ल्ड लेवल पर सॉइल साइंस के फादर वी डुकुचेव को माना जाता है और इंडिया में ये टाइटल जेडब्ल्यू लेदर के पास है। सही बताया। लेकिन खेती और केमिस्ट्री यानी एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री का जो कनेक्शन है ना, उसकी नींव जस्टिस फॉन लीबेग नाम के एक साइंटिस्ट ने रखी थी और उन्होंने एक लॉ दिया था, लॉ ऑफ मिनिमम। हाँ, लॉ ऑफ मिनिमम। लेक्चर में इसको उस पानी की टंकी वाले एग्जाम्पल से समझाया गया है, वो बड़ा मस्त लगा मुझे। हाँ, वो बैरल वाला एग्जाम्पल बहुत फेमस है। दोस्तों, अगर आप इसको विजुअलाइज करें तो मान लीजिए आपके पास लकड़ी के तख्तों से बनी एक गोल टंकी है। अगर उस टंकी का एक भी तख्ता बाकी सबसे छोटा रह गया तो आप उसमें चाहे जितना पानी भर लो, पानी हमेशा उस छोटे वाले तख्ते की हाइट से ही बाहर गिरने लगेगा। टंकी कभी पूरी भरेगी ही नहीं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और खेती में ये एग्जैक्ट सेम तरीके से काम करता है। मान लीजिए कि आपकी फसल को बढ़ने के लिए 16 अलग अलग पोषक तत्वों की जरूरत है। अब आपकी मिट्टी में 15 तत्व तो बहुत अच्छी मात्रा में है, ठीक है, लेकिन बस एक तत्व जैसे कि नाइट्रोजन वो अपनी सबसे मिनिमम क्वांटिटी में है। तो क्या फसल की ग्रोथ वहीं रुक जाएगी? हाँ, फसल का प्रोडक्शन उस नाइट्रोजन की कमी वाले लेवल पर आकर ब्लॉक हो जाएगा। बाकी 15 तत्व भले ही ओवरफ्लोइंग हो, उनका कोई फायदा नहीं मिलेगा। अरे ये तो वैसा ही हुआ कि हम लोग दुनिया की सबसे बेहतरीन बिरयानी बना रहे हैं। हमारे पास एकदम महंगे बासमती चावल है, असली केसर है, काजू बादाम सब है, लेकिन अगर नमक नहीं है ना तो बिरयानी बेकार है। हाँ, डिश का टेस्ट उस एक चीज पर आकर फंस जाएगा जो सबसे कम है। अब आप उसमें ऊपर से चाहे जितना देसी घी डाल लो, वो नमक की कमी थोड़ी पूरी करेगा। बहुत ही कमाल का एग्जाम्पल दिया आपने। और फार्मर्स अक्सर यही गलती करते हैं ना, वो देखते हैं कि फसल की ग्रोथ रुक गई है तो बिना सोचे उसमें यूरिया या पोटैश डालते रहते हैं, जबकि हो सकता है कि कमी किसी छोटे से माइक्रोन्यूट्रिएंट की हो, जैसे जिंक। लॉ ऑफ मिनिमम यही तो कहता है कि ग्रोथ हमेशा वही तत्व कंट्रोल करेगा जो सबसे कम मात्रा में अवेलेबल है। ये बहुत लॉजिकल बात है। खैर, न्यूट्रिएंट्स तो जरूरी हैं, समझ आ गया, लेकिन थोड़ी देर पहले हम उस 50% पोर स्पेस की बात कर रहे थे ना, जो स्पंज की तरह होता है। हाँ बिल्कुल। तो अगर मिट्टी में 25% पानी है तो मैं सोच रही थी कि वो पानी ग्रेविटी की वजह से सीधा नीचे यानी पाताल में क्यों नहीं चला जाता? मिट्टी उसको रोकती कैसे है? देखिए, यहीं पर साइंस का एक बहुत ही ब्रिलियंट मैकेनिज्म काम करता है। मिट्टी के अंदर जो ये पोर्स होते हैं, ये दो तरह के होते हैं, एक मैक्रोपोर और दूसरा माइक्रोपोर। मैक्रोपोर बड़े वाले होते होंगे? हाँ, मैक्रोपोर का साइज 0.05 मिलीमीटर से बड़ा होता है। जब इनमें पानी जाता है ना, तो वहां ग्रेविटी पूरी तरह से हावी हो जाती है और पानी तुरंत नीचे बह जाता है। इसलिए ये वाले पोर्स ज्यादातर हवा से भरे रहते हैं, जो रूट्स को सांस लेने में हेल्प करते हैं। अच्छा, और माइक्रोपोर में क्या होता है फिर? माइक्रोपोर्स 0.05 मिलीमीटर से छोटे होते हैं। इनको हम कैपिलरी पोर्स भी कहते हैं। इनका साइज इतना छोटा होता है कि यहाँ कैपिलरी एक्शन काम करने लगता है और ये फोर्स इतना स्ट्रांग होता है कि ग्रेविटी को मात दे देता है। ओह, मतलब वो पानी को कस के पकड़ लेते हैं अपने अंदर। एकदम। इसी वजह से जो क्ले यानी चिकनी मिट्टी होती है ना, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि उसमें माइक्रोपोर्स कूट कूट के भरे होते हैं। समझ गई। इसका तो ये भी मतलब निकला कि अगर किसी खेत में भारी ट्रैक्टर बार बार चलाया जाए तो उसके वजन से ये स्पंज दब जाएगा। बहुत सही पॉइंट उठाया आपने। इसको हम सॉइल कंपैक्शन कहते हैं। जब भारी मशीन्स चलती हैं तो सबसे पहले मैक्रोपोर्स कुचल जाते हैं, मिट्टी की सांस लेने की कैपेसिटी वहीं खत्म हो जाती है और फिर पानी भी नीचे नहीं जा पाता होगा। सही कहा। जब पोर्स छोटे हो जाते हैं तो थोड़ा सा पानी आते ही सारे पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं, हवा के लिए जगह ही नहीं बचती। इस कंडीशन को हम वाटर लॉगिंग या जल भराव कहते हैं। पौधे लिटरली पानी में डूबकर ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से मर जाते हैं। लॉगिंग से मुझे लेक्चर का एक और वर्ड याद आ गया, क्रॉप लॉगिंग। जब मैंने पहली बार ये टर्म देखा तो मुझे लगा जैसे कोई कुल्हाड़ी लेकर जंगल में फसल काट रहा हो। हाँ, नाम थोड़ा सा डिसेप्टिव है, पर इसके पीछे की जो कहानी है वो बहुत मजेदार और हिस्टोरिक है। क्लेमेंट नाम के साइंटिस्ट की कहानी। हाँ, हवाई द्वीप वाली स्टोरी। वो शुगर कैन यानी गन्ने की फसल पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वहां। हाँ, वो
स्टोरी ये है कि क्लेमेंट को गन्ने का रस पीने का बड़ा शौक था, पर रिसर्च के लिए पैसे नहीं थे, तो उन्होंने दिमाग लगाया और गवर्नमेंट को प्रपोजल देकर फंड उठा लिया। खैर, मजाक अपनी जगह है, पर उन्होंने जो किया वो एग्रीकल्चर में डेटा साइंस की पहली सीढ़ी थी। बिल्कुल। उन्होंने एक एग्जैक्ट ग्राफ बनाया कि गन्ने का पौधा अपने लाइफ साइकिल के किस हिस्से में कितना नाइट्रोजन अब्सॉर्ब करता है। यानी उन्होंने उसका पूरा चार्ट बना दिया। हाँ, क्रॉप लॉगिंग बेसिकली फसल की न्यूट्रिशन नीड्स की एक लॉगबुक या डायरी रखने जैसा है। इससे खेती में जो अंदाजे से काम चलाने वाली अप्रोच थी वो खत्म हुई। पता चल पाया कि कब किस तत्वों की जरूरत है। वैसे एक और वर्ड होता है क्रॉप लॉजिंग, वो LODGING होता है, जिसका मतलब है तेज हवा से फसल का जमीन पर गिर जाना। वो बिल्कुल अलग प्रॉब्लम है। राइट। तो ये सब तो सरफेस वाली बातें हो गई। अब थोड़ा डीप चलते हैं। मैं चाहती हूँ कि हम अपनी इमेजिनरी 3D एक्सरे मशीन ऑन करें और जमीन के ठीक नीचे देखें। सोर्स में एक वर्टिकल कट का जिक्र है जिसे सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। हाँ, अगर आप जमीन में एक गहरा वर्टिकल गड्ढा खोदें तो आपको अजीब सा पैटर्न दिखेगा। मिट्टी एक जैसी नहीं होती अंदर, आपको अलग अलग रंग और बनावट वाली परतें दिखेंगी। इनको साइंटिफिक भाषा में होराइजन्स कहते हैं ना? बिल्कुल। और इन सभी होराइजन्स को एक साथ मिलाकर सॉइल प्रोफाइल बनता है। एक आइडियल प्रोफाइल में ऊपर से नीचे तक O, A, B, C और R परतें होती हैं। इसे थोड़ा इजी बनाने के लिए मैं एक बिल्डिंग का एग्जाम्पल देती हूँ। मान लीजिए हम एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में है। सबसे ऊपर की छत जो है वो O होराइजन है। यहाँ पर पेड़ के पत्ते, टहनियाँ और मरे हुए इंसेक्ट्स वगैरह आकर गिरते हैं। ये मोस्टली ऑर्गेनिक मैटर से बनी होती है। हाँ, पर इसमें एक बड़ा कैच है। ये जो O होराइजन है ना, ये आपको सिर्फ घने जंगलों में ही मिलेगा, ऐसे नेचुरल एरियाज में जहां इंसानों ने जमीन को छेड़ा नहीं है। जिन खेतों में हल चलाया जाता है वहां ये लेयर परमानेंटली खत्म हो जाती है। वेट, क्या? तो क्या हम खेती के नाम पर अपनी ही जमीन की सबसे कीमती और उपजाऊ परत को मिटा रहे हैं? तो सर, हमारे खाने की न्यूट्रिशनल वैल्यू पर होता है। खैर, इस O लेयर के ठीक नीचे आती है हमारी अगली मंजिल, A होराइजन। A होराइजन, जिसके बारे में मैंने पढ़ा कि ये लीचिंग की लेयर है। इसे मैं एक ड्रिप कॉफी मेकर की तरह सोच रही थी। कॉफी मेकर? वो कैसे? जैसे कॉफी मशीन में हम ऊपर से गर्म पानी डालते हैं ना, और वो कॉफी पाउडर से सारा फ्लेवर और रंग घोलकर नीचे ले जाता है। ठीक वैसे ही बारिश का पानी जब इस A होराइजन से गुजरता है तो वो अपने साथ सारे जरूरी मिनरल्स घोलकर नीचे चला जाता है। वाओ, ये एकदम परफेक्ट विजुअलाइजेशन है। इस A लेयर से मिनरल्स का धुल के नीचे जाना ही लीचिंग कहलाता है। और इस सारा कॉफी जैसा घोल, यानी पानी और मिनरल्स का मिक्सचर, जहां आकर जमा होता है वो है B होराइजन। ओह, इसीलिए B लेयर को डेपोजिशन या जमाव की लेयर कहते हैं। हाँ, और प्लांट्स की रूट्स के लिए ये जगह एक बहुत बड़ा खजाना होती है। साइंस की लैंग्वेज में अगर हम इन दोनों यानी A और B होराइजन्स को मिला देना तो इनको सोलम कहा जाता है। अरे, यही वो सोलम है जिससे सॉइल वर्ड बना? बिल्कुल सही। मतलब असली मिट्टी बस इन A और B लेयर्स का ही खेल है। लेकिन आइए इस एक्सरे मशीन को थोड़ा और नीचे ले चलते हैं, A और B के भी नीचे। जब हम C और R होराइजन्स में जाते हैं तो हम उस मुलायम स्पंज की दुनिया से बाहर निकलकर एकदम कठोर पथरीली दुनिया में आ जाते हैं। हाँ, क्योंकि यहीं से पृथ्वी की बेसिक स्ट्रक्चर की कहानी शुरू होती है। हमारी पृथ्वी मेन 3 हिस्सों में बटी हुई है। एटमॉस्फेयर, जिसमें हवा है, हाइड्रोस्फेयर, जिसमें पानी है, और तीसरा लिथोस्फेयर, यानी स्थल मंडल, राइट? हाँ, अब हम इस लिथोस्फेयर के अंदर झांक रहे हैं। इसको एक उबले हुए अंडे की तरह इमेजिन करिए। अंडे का जो कड़क छिलका है ना, वो हमारा क्रस्ट है। उसके अंदर की सफेदी हमारा मैंटल है, जहां एक्सट्रीम हीट और मैग्मा होता है। और सबसे अंदर की जर्दी वो अर्थ का कोर है। और इस पूरे अर्थ की एवरेज डेंसिटी 5.5 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर होती है। एक सेकंड रुकिएगा यहाँ। जब मैं क्रस्ट के बारे में पढ़ रही थी तो एक फैक्ट पढ़कर मैं बुरी तरह कंफ्यूज हो गई। मुझे लगा कोई टाइपिंग मिस्टेक होगी। ऐसा क्या था उसमें? रिसर्च कहती है कि धरती के सबसे ऊपरी ठोस हिस्से यानी अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट ऑक्सीजन है, वो भी 46.6%, यानी लगभग आधा हिस्सा। ये कैसे पॉसिबल है? हम तो ठोस जमीन की बात कर रहे हैं ना। क्या जमीन के नीचे हवा के बड़े बड़े बुलबुले फेंजे? मैं समझ रहा हूं कि ये बड़ा अजीब लगता है सुनने में, लेकिन नहीं, जमीन के नीचे हवा के बुलबुले नहीं है।
देखिए, जब हम कहते हैं कि ये ऑक्सीजन 46.6% है, तो वो गैस के फॉर्म में नहीं है। वो वहाँ दूसरे एलिमेंट्स के साथ केमिकली बाइंड होकर सॉलिड फॉर्म में है। अच्छा, मतलब किसी कंपाउंड के रूप में। हाँ, एकदम। जैसे क्रस्ट में दूसरा सबसे ज्यादा मिलने वाला एलिमेंट सिलिका है, लगभग 27%। तो ऑक्सीजन इस सिलिका के साथ जुड़कर क्वार्ट्ज बनाती है, जो कि एक बहुत ही हार्ड मिनरल है। इसके अलावा एल्यूमिनियम और आयरन भी ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड्स बनाते हैं। और एक मजे की बात बताऊं, इस ठोस क्रस्ट का 74% से ज्यादा हिस्सा एक्चुअली नॉन मेटल है। क्या बात कर रहे हो, ये तो सच में दिमाग घुमाने वाला फैक्ट था। तो मतलब ये सारे तत्व आपस में मिलकर मिनरल्स बनाते हैं, और मिनरल्स का जो ठोस मिक्सचर होता है उसे ही हम रॉक या चट्टाने कहते हैं। हाँ, और इन रॉक्स की स्टडी को पेट्रोलॉजी कहा जाता है। वैसे तो नॉर्मल रॉक्स कई अलग अलग मिनरल्स की खिचड़ी होती हैं, लेकिन नेचर में इसका भी एक एक्सेप्शन है। कौन सा? लाइमस्टोन, जिसे हम चूना पत्थर कहते हैं, ये इकलौती ऐसी रॉक है जो बस एक ही मिनरल से बनी है, कैल्साइट। वाओ! वैसे इन रॉक्स की जो लाइफ साइकिल है ना, वो भी किसी बड़ी हॉलीवुड मूवी से कम नहीं लगती मुझे। स्टोरी वहां मैंटल से शुरू होती है, जहां उबलता हुआ लावा है। जब ज्वालामुखी फटता है या लावा जमीन के अंदर ही दरारों में घुसकर ठंडा होता है, तो सबसे पहले बनती हैं इग्नियस या आग्नेय चट्टानें। हाँ, और क्योंकि ये सबसे पहले बनती हैं और इनमें कोई लेयर्स नहीं होती, इनको प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं। इनके भी दो टाइप्स थे ना? हाँ, अगर मैग्मा जमीन के अंदर ही धीरे धीरे जम जाए तो वो इंट्रूसिव रॉक बनाता है, जैसे कि ग्रेनाइट, जो कि बहुत ही सॉलिड और मजबूत होता है। और वही मैग्मा अगर जमीन फाड़कर बाहर लावा बनकर बह जाए और तेजी से ठंडा हो तो वो एक्सट्रूसिव रॉक बनाता है, जैसे बसाल्ट। लेकिन इस मूवी का एंड यहाँ नहीं होता। लाखों सालों तक कड़ी धूप, तेज हवाएं और बारिश इन मजबूत ग्रेनाइट और बसाल्ट पर हथौड़े की तरह चोट करते हैं। ये धीरे धीरे टूटने लगते हैं। फिर नदियां इनके छोटे कणों को बहाकर ले जाती हैं और समुंदर या झील के नीचे जमा करने लगती हैं। एक के ऊपर एक लेयर बनती जाती है। और इसी लेयर दर लेयर जमने के प्रोसेस से जन्म होता है सेडिमेंट्री रॉक्स का, या अवसादी चट्टानों का। क्योंकि ये पार्ट्स में बनती हैं, इसलिए इनमें स्ट्रैटिफिकेशन मिलता है, और ये पहली वाली चट्टानों से काफी मुलायम होती हैं। सोर्स मटेरियल में ना इसका एक बहुत ही विजुअल एग्जाम्पल था। मान लीजिए कोई कुत्ता या पेड़ की टहनी नदी में बहकर समुंदर में डूब जाए, तो उसके ऊपर भी मिट्टी की लेयर्स जमती रहेंगी, और फिर लाखों साल बाद जब कोई साइंटिस्ट उस सेडिमेंट्री रॉक को तोड़ेगा तो उसमें उस कुत्ते का फॉसिल मिलेगा। हाँ, सैंडस्टोन और लाइमस्टोन इसी सेडिमेंट्री रॉक के बहुत ही फेमस एग्जाम्पल्स हैं। और उसके बाद भी ये कहानी आगे बढ़ती है। ये सेडिमेंट्री रॉक्स वक्त के साथ और घिसती हैं, टूटती हैं। इनमें फंगस और बैक्टीरिया अपना घर बनाते हैं, पोर स्पेस क्रिएट होते हैं जिसमें हवा और पानी भरता है। और तब जाकर पूरे 1000 साल की लंबी तपस्या के बाद 1 इंच सॉइल यानी वो 3D स्पंज तैयार होता है, जिसमें हम फसल उगाते हैं। एकदम सही कहा। अगर हम पूरे प्रोसेस को शॉर्ट में देखें ना, एक खौलता हुआ लावा ठंडा होकर ग्रेनाइट बनता है। वो ग्रेनाइट टूट टूट कर समुद्र में जमता है और लाइमस्टोन बनता है। फिर वो लाइमस्टोन भी तो टूटता है, उसमें जीवन पनपता है, और लाखों साल बाद एक ऐसी जिंदा मिट्टी बनती है जिसमें से गेहूं का दाना निकलता है जो हम खाते हैं। ये पूरा चक्कर किसी मैजिक से कम नहीं है। एक ऐसा मैजिक जिसे लोग आम तौर पे बस धूल या गंदगी समझ लेते हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि ऐसी चर्चाएं बहुत जरूरी हैं। ये हमारा पूरा नजरिया बदल देती है। सही में, हमने इस डीप डाइव की शुरुआत इसी सवाल से की थी कि क्या कोई इन जूतों पर लगी धूल के बारे में सोचता है। लेकिन आज हमने इस 1 इंच धूल की हजारों साल वाली जर्नी देखी। लेकिन यहाँ मैं सभी सुनने वालों के लिए एक बहुत ही डीप सवाल छोड़कर जाना चाहती हूँ। वो क्या? प्रकृति को 1 इंच मिट्टी बनाने में लगभग 1000 साल लग जाते हैं, लेकिन आज हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल, ट्रैक्टर की भारी जुताई, कंक्रीट का निर्माण, ये सब इस हजारों साल की मेहनत को बस कुछ ही सालों में डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। अब जरा सोचिए, अगर ये मिट्टी वाकई में एक लिविंग बॉडी है जिसके 50% हिस्से में हवा और पानी सांस ले रहे हैं, तो क्या हम अनजाने में इस जीवित खजाने को एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स की तरह खत्म तो नहीं कर रहे? जिस दिन ये जिंदा मिट्टी पूरी तरह थक जाएगी और इसके सारे पोर्स सांस लेना बंद कर देंगे, उस दिन हमारी थाली में खाना कहाँ से आएगा?
ये सच में एक बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि ये कोई डराने वाली बात नहीं है, बल्कि साइंस पर बेस्ड एक ऐसी सच्चाई है जिस पर हम सबको अकेले में गहराई से विचार करना चाहिए।